हेलो, नमस्ते बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन के नेरिया पे। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1। जी हाँ, प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ठीक है बच्चों, तो पहली पोजीशन हमें दे रखी है प्रत्येक किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो है 8 रुपये। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें इस स्थिति को संख्याओं की सूची में बदलना है और फिर अपन देखेंगे कि जो संख्या की सूची हमें प्राप्त हुई है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो हमें दे रखा है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, यानी अगर हम किसी टैक्सी को 1 किलोमीटर के लिए किराए पर लेते हैं तो उसका जो किराया हमको देना पड़ेगा पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये। तो हम इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने लिखा प्रथम प्रथम 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया यानी अगर 1 किलोमीटर के लिए अगर टैक्सी को हम किराए पर लेते हैं तो हमें जो किराया देना पड़ेगा उस टैक्सी का वो देना पड़ेगा 15 रुपये, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। यानी प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया लगेगा वो लगेगा 15 रुपये। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले हमने टैक्सी को 1 किलोमीटर के लिए लिया था, अब अपन क्या करते हैं किलोमीटर को बढ़ाते हैं, डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जब 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपये था, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस को बढ़ाएंगे। तो अब 1 की जगह आप यहाँ पे करेंगे 2। तो हमने लिखा 2 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया। अब 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए बच्चों। अब 2 किलोमीटर के लिए अगर टैक्सी को लेंगे तो जो पहला किलोमीटर होगा, पहला किलोमीटर पे जो टैक्सी का किराया लगेगा वो तो लगना है 15 रुपये लगना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कर रखा है पहले किलोमीटर के लिए जो किराया लगेगा वो 15 रुपये। बाद में जो अतिरिक्त किलोमीटर है, तो अब अतिरिक्त किलोमीटर कितना रहा, एक और रहा, तो उसके लिए जो भाड़ा लगेगा वो लगेगा किराया 8 रुपये। ठीक है, यानी पहले किलोमीटर के लिए जो किराया लगेगा 15 रुपये और बाकी का जो एक्स्ट्रा किलोमीटर है उसके लिए किराया लगेगा 8 रुपये। तो कितना रुपये हो गए, 15 और 8 23 रुपये। यानी 2 किलोमीटर के लिए हमको किराया देना पड़ेगा 23 रुपये। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे 3 किलोमीटर के लिए। 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना लगेगा। अब 3 में से जो पहला किलोमीटर होगा उसका भाड़ा तो लगेगा, उसका किराया तो 15 रुपये लगेगा। अब बाद में अतिरिक्त किलोमीटर कितना हो गए, अतिरिक्त हो गए 2 किलोमीटर, तो उन दोनों किलोमीटर के लिए जो किराया लगेगा 8 रुपये और तीसरे किलोमीटर के लिए भी लगेगा 8 रुपये। ठीक है, यानी पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, बाद में दूसरे के लिए 8 रुपये और तीसरे के लिए भी 8 रुपये। तो टोटल कितना किराया कितना हो गया, 31 रुपये। कितना हो गया, 31 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार हम 4 किलोमीटर के लिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 4 किलोमीटर के लिए 4 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया। तो 4 किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया लगेगा वो लग रहा है, अब 4 में से जो पहला किलोमीटर होगा उसके लिए किराया तो फिक्स है यानी 15 रुपये। अब एक्स्ट्रा जो किलोमीटर यानी दूसरे किलोमीटर के लिए जो किराया लगेगा 8 रुपये, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया लगेगा 8 रुपये और चौथे किलोमीटर के लिए किराया लगेगा 8 रुपये। तो टोटल किराया कितना हो जाता है 4 किलोमीटर के लिए, 4 किलोमीटर के लिए जो टोटल किराया होता है वो होता है 39 रुपये। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमें एक नंबर की एक सूची प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें नंबर की एक सूची प्राप्त होती है। क्या हो गया, पहले किलोमीटर के लिए जो किराया तो हमको मिला वो था 15 रुपये। फिर 2 किलोमीटर के लिए जो किराया था 23 रुपये, 3 किलोमीटर के लिए 31 और 4 किलोमीटर के लिए कुल किराया 39 रुपये। तो हमको इस प्रकार एक नंबर की सूची मिलती है। ठीक है, और ये जो सूची मिली, इस सूची को अपन क्या करेंगे, जो डिनोट करेंगे नंबर को, अपन मान लेते हैं ये जो पहला जो अपन को पद मिला ये A1 हो गया,
ये A2 हो गया, A3 हो गया और ये A4, हमको 4 पद प्राप्त हो गए। इस प्रकार हमें संख्याओं की सूची प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होता है? संख्याओं की सूची। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं की सूची क्या प्राप्त हुई? हमको संख्याओं की जो सूची मिली वो मिला है सबसे पहले 15, उसके बाद में मिला है 23, उसके बाद में मिला है 31 और बाद में मिला है 39। ठीक है, अब हमको देखना है कि जो सूची हमको संख्याओं की जो सूची मिली है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस सूची में जितने भी उत्तरोत्तर पद है उन सारे उत्तरोत्तर पदों के बीच का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? सार्व अंतर निकालना है। ठीक है, अगर सारे उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर समान आता है, अगर सारे उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर समान आता है तो इसका मतलब ये जो सूची है वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 15 और 23, ठीक है, पहले 15 और 23 इनका डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद जो दूसरा उत्तरोत्तर पद है 23 और 31, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। और उसके बाद 31 और 39 जो तीसरे उत्तरोत्तर पद है इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया? यहाँ पे लिखा डी। क्या कर रहे हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हैं, यानी हमने लिखा 23 माइनस 15। ठीक है, जब 23 में से 15 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। इसी तरह वापस जो तीसरा पद है 31, 31 में से दूसरा पद घटाएंगे यानी 23, जब 31 में से 23 घटाएंगे तो भी हमको क्या मिलेगा? 8 ही मिलेगा। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे? चौथा पद है यानी 39, 39 में जब 31 घटाएंगे तब भी हमको 8 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस सूची में, इस सीक्वेंस में सभी उत्तरोत्तर पदों का बीच का अंतर क्या मिल रहा है? समान मिल रहा है। क्या मिल रहा है? समान मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्थिति है, जो पहली स्थिति है, क्या स्थिति है? टैक्सी का किराया वाला। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को अपन क्या कर सकते हैं? समांतर श्रेणी में प्रदर्शित कर सकते हैं। इस स्थिति को समांतर श्रेणी में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः इस स्थिति को समांतर श्रेणी में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम ने आगे वाली स्थिति को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड जो स्थिति हमको दे रखी है इस क्वेश्चन में, सेकंड जो स्थिति दे रखी है वो दे रखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। यानी हमें एक बेलन दे रखा है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक बेलन बना लेते हैं। तो हमने एक बना लिया बेलन, ये हमने एक बेलन बना लिया, ये बेलन बना लिया। ठीक है, अब इस बेलन में हवा है। क्या है? हवा। अब हवा की कितनी मात्रा है हमको नहीं पता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस बेलन में जो हवा की मात्रा है ना, वो है 1। ठीक है, तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। ठीक है, अब जो पहली बार बेलन में जो हवा की मात्रा है तो हम इसको मान लेते हैं कि ये जो हवा की मात्रा है ये A1 है। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे? इस हवा की मात्रा को A1, यानी ये 1 है। कितनी है? 1। यानी पहली बार बेलन में उपस्थित जो हवा की मात्रा A1 है वो कितनी है? 1। हमने मान लिया 1। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि वायु निकालने वाला एक पंप, हमारे पास एक पंप है जिससे वायु यानी हवा को बाहर निकाला जाता है। और प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग, 1/4 मतलब 1/4, यानी हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, हवा का कितना भाग बाहर निकल जाता है? 1/4 भाग। ठीक है, तो सबसे पहले बेलन में जो हवा है उस हवा की जो मात्रा है वो 1 है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक पंप मारेंगे। जब यहाँ पे पंप मारेंगे
तो इस एक का एक चौथाई भाग, तो अभी तो बैलन में एक ही हवा है, अब एक में से क्या करना है, एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है, तो हमको नहीं पता कि एक का एक चौथाई कितना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक चौथाई भाग याद करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा एक का एक चौथाई, एक का एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब क्या होता है, 1/4। ठीक है, अब एक का एक चौथाई भाग कितना होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणा 1/4। ठीक है, जब इसको गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 1 एकम 1, 1/4, यानी कितना भाग बाहर निकल गया, 1/4 भाग बाहर आ जाता है। ठीक है, तब एक में से 1/4 भाग जब बाहर आ जाएगा तो शेष हवा कितनी बचेगी बेलन में, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन में, बेलन में बची शेष हवा। ठीक है, अब जो शेष हवा कैसे निकालेंगे, कि पहले तो बेलन में एक थी हवा, अब एक में से कितना हिस्सा बाहर आ गया, 1/4 हिस्सा बाहर आ गया, तो अपन क्या करेंगे, एक में से 1/4 घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखा 1 माइनस 1/4। ठीक है, कैसे करना है, बट्टा में कुछ नहीं है, एक मान लेना है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। जब 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, 4 को वापस ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा 1 वापस नीचे आ गया। अब 4 में से जब 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 3/4, हमको क्या मिला, 3/4। तो ये जो 3/4 हमको प्राप्त हुआ, ये 3/4 क्या है, ये 3/4 बेलन में बची शेष हवा की मात्रा। ठीक है, तो पहले हवा की मात्रा थी 1, अब बेलन में जो हवा की मात्रा है वो कितनी होगी, 3/4, तो हम मान लेते हैं ये सूची का दूसरा पद हमको प्राप्त हो गया, 8-2। ठीक है, अब क्या करना है, वापस हमें क्या करना है, एक बार फिर अपन पंप मारेंगे, तो फिर पंप मारेंगे तो अब क्या होगा, अब शेष हवा का, अब शेष हवा का कितना भाग बाहर आएगा, 1/4 भाग। अब शेष हवा कितनी बची, अब जो शेष हवा बची है बेलन में वो बची 3/4। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, शेष हवा का एक चौथाई भाग हमको वापस निकालना है, तो शेष हवा बची हमारे पास 3/4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4 का, हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4 का एक चौथाई भाग, एक चौथाई भाग। अब 3/4 का एक चौथाई भाग क्या होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा 3/4, एक चौथाई निकालने के लिए 1/4 से गुणा करेंगे, 1/4 भाग हो गया 3/16, यानी अब बेलन में जो हवा बची है 3/4, 3/4 में से क्या करना है, 3/16 भाग घटा देना है, क्योंकि 3/4 में से 3/16 जो भाग है हवा का फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब बेलन में कितनी हवा बचेगी, तो वापस लिखेंगे बेलन में बची शेष हवा की मात्रा। अब बेलन में शेष हवा कितनी बची, तो अब बेलन में जो शेष हवा बची है कितनी बची, क्या करना है, 3/4 में से हमें क्या करना है, 3/4 में से 3/16 भाग है वो अपन को घटा देना है। तो जब इसको अपन घटाएंगे 16 और 4 का एलसीएम 16 आएगा, 4 का भाग देंगे 16 में 4 बार जाएगा, 4 को वापस 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, इसी तरह 16 में से 16 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 3 वापस आ गया। जब 12 में से 3 को अपन घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 9/16, हमें क्या मिला, 9/16। ठीक है, तो ये बेलन में बची शेष हवा की मात्रा हो गई 9/16। ठीक है, इसे हम मान लेंगे कि ये सूची का हो गया तीसरा पद। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देख सकते हो कि जो सबसे पहले बेलन में जो हवा थी उसकी जो मात्रा थी, बेलन में हवा की मात्रा वो थी 1, उसके बाद बेलन में जो हवा बची वो हो गया 3/4। पहली कंडीशन में सबसे पहले बेलन में हवा की मात्रा 1 थी, फिर बेलन में हवा की मात्रा शेष रह गई 3/4, और लास्ट में बेलन में हवा की मात्रा रह गई 9/16। ठीक है, तो इस प्रकार हमें एक सूची मिलती है, इस प्रकार हमें एक सूची मिलती है। तो यहाँ पे संख्याओं की जो सूची मिलेगी हमें, यहाँ पे जो संख्याओं की जो सूची मिली, संख्याओं की
सूची जो हमें प्राप्त होती है वो होती है सबसे पहले 1, बाद में 3/4 और बाद में 9/16। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये सूची समांतर श्रेणी एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सभी उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 3/4 में से 1 घटाएंगे, फिर क्या करेंगे, 9/16 में से 3/4 घटाएंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, 3/4 में से 1 को घटाते हैं। तो जब 3/4 में से 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसल, 3 बचा, फिर 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, तो हमें यहाँ पे मिलेगा -1/4। इसी तरह दूसरा जो उत्तरोत्तर पद है यानी 9/16 में से 3/4 घटाना है, तो यहाँ पे लिखा 9/16 माइनस करेंगे 3/4 से, इन दोनों का एलसीएम होगा 16 और 4 का 16, 16 से 16 कैंसल, ऊपर बचा 9, इधर 4 का भाग देंगे, 16 में 4 बार जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 4 तिया 12। अब 12 और 9 को घटाना है, तो 12 में से 9 गया, 3 बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का 3/16। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमको उत्तरोत्तर पदों के जो बीच का अंतर मिला वो बराबर नहीं है। ठीक है, अगर उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है तो इसका मतलब इस स्थिति को हम समांतर श्रेणी में प्रदर्शित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इस स्थिति को हम समांतर श्रेणी में प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए लिखेंगे अतः इस स्थिति को एपी में यानी समांतर श्रेणी में नहीं लिखा जा सकता। इस स्थिति को समांतर श्रेणी में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमारे पास स्थिति नंबर जो 3 है, वो तीसरी स्थिति हमको दे रखी है, खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, ठीक है, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट कितना है, 10,000 है। सबसे पहले 10,000 को 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर खाते में जमा करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो मूलधन हो गया जो जमा कराया जाता है, मूलधन का मतलब वो अमाउंट जो जमा कराया जाता है, तो हमारे पास हो गया मूलधन। ठीक है, यानी जो राशि हो गई वो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये हमने सबसे पहले जमा कराना है, और जो दर है यानी जो रेट है, ठीक है, वो दे रखा है हमको 8%। वो दे रखा है हमको 8%। अब कितने समय के लिए, तो सबसे पहले अपन समय मान लेते हैं यहाँ पे 1 वर्ष के लिए। क्या मान लेते हैं, 1 वर्ष के लिए। हम अभी 1 वर्ष के लिए इस पैसे को जमा करवाएंगे। ठीक है, 1 वर्ष के लिए हम क्या करना है, इस पैसे को हमको जमा कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले साल के लिए कितना ब्याज हमको मिलेगा, पहले साल, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम वर्ष जमा राशि पर ब्याज। ठीक है, और उससे पहले हमको लिखना है कि प्रथम वर्ष जमा कुल राशि, है ना। तो प्रथम वर्ष जमा कुल राशि कितनी हो गई, तो प्रथम वर्ष जमा कुल राशि हो गई 10,000। कितना हो गया, 10,000, यानी प्रथम वर्ष जमा राशि अपन यहाँ पे लिखते हैं प्रथम वर्ष जमा राशि। प्रथम वर्ष जमा राशि जो हमारे पास हो गई उसको अपन A1 मान लेते हैं, वो थी हमारे पास 10,000 रुपये। कितने थे, 10,000 रुपये। ठीक है, अब हमने ये राशि जमा करा दी, तो अब हमको इस पर ब्याज निकालना है। तो प्रथम वर्ष जमा राशि पर ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। ठीक है, इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करेंगे। तो मूलधन कितना है पहले वर्ष के लिए मूलधन है हमारे पास 10,000 रुपये, तो यहाँ पे लिखा हमने 10,000 रुपये, इंटू रेट हो गई 8% दर,
तो समय 1 वर्ष के लिए 1/100, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचा 100 और 8 को गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 800 रुपये। ठीक है, तो पहले वर्ष जो हमको ब्याज मिलेगा वो मिला 800 रुपये। प्रथम वर्ष जमा राशि पर जो ब्याज होगा वो कितना मिला? 800 रुपये। ठीक है, अब दूसरे साल, यानी दूसरे साल हमारे पास टोटल कितनी राशि हो गई? दूसरे साल हमारे पास जमा राशि कितनी हो गई कुल? यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष जमा राशि, जमा कुल राशि। तो दूसरे वर्ष जमा कुल राशि कितनी हो गई? तो इसको अपन मान लेंगे, ये दूसरा पद हमको मिला, तो कुल राशि कितनी होगी? 10,000 तो पहले थे ही, 10,000 तो पहले थे ही। अब इसमें और कितने जुड़ गए? अब इसमें जुड़ गए 800 रुपये और, तो दूसरे वर्ष जमा कुल राशि हो गई हमारे पास 10,800 रुपये। दूसरे वर्ष जमा कुल राशि हमारे पास हो गई 10,800 रुपये। ठीक है, तो अब दूसरा वर्ष के लिए हम वापस ब्याज निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे अब दूसरे वर्ष के लिए ब्याज? तो हमने लिखा यहाँ पे दूसरे वर्ष जमा कुल राशि पर ब्याज। अब दूसरे वर्ष पर जमा कुल राशि कितनी है? दूसरे वर्ष पर जमा कुल राशि हमारे पास है 10,800, ठीक है, इंटू दर 8%। अब समय कितना है? दूसरा वर्ष यानी 1 वर्ष ही रहेगा, और बट्टा हम लगा देंगे, तो यहाँ पे फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और फिर हमारे पास यहाँ पे बचा है 108 गुणा 8। जब इसको गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 864 रुपये। तो दूसरे साल के अंत में हमको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 864 रुपये। ठीक है, तो अब तीसरा वर्ष जब शुरू होगा तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे जमा? तो यहाँ लिखेंगे कितने हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे तीसरे वर्ष जमा कुल राशि। तीसरे वर्ष जमा कुल राशि हमारे पास हो गई A3, मतलब 10,000 प्लस 800 और प्लस 864, टोटल हो गया 11,664 रुपये। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं, अब इसको ध्यान से देखिए, हमें एक नंबर की सूची मिली, हमें क्या मिली? संख्याओं की सूची। तो हमें क्या मिला? संख्याओं की सूची। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं की सूची हमको क्या प्राप्त हुई? हमें संख्याओं की सूची प्राप्त होती है, सबसे पहले 10,000 पे जमा, उसके बाद में जमा राशि हो गई 10,800, उसके बाद में जमा राशि हो गई 11,664। ठीक है, हमें क्या करना है? उत्तरोत्तर पदों का डिफरेंस निकालना है और चेक करना है सारवंतर सब में समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या करना है? 10,800 में से 10,000 घटाना है, 10,800 माइनस 10,000, अब हमको मिलता है यहाँ पे 800 रुपये। फिर वापस अपन क्या करेंगे? 11,664 में से 11,664 में से 11,664 में से हमें घटाना है 10,800। तो जब 11,664 में से 10,800 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 864। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यहाँ पे जो डिफरेंस मिल रहा है हमें, उत्तरोत्तर पदों का जो डिफरेंस मिल रहा है ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब इस स्थिति को भी हम समांतर श्रेणी में नहीं लिख सकते। तो अपन क्या लिखेंगे? अतः इस सूची को एपी में नहीं लिखा जा सकता। इस सूची को भी एपी में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? क्योंकि इसमें उत्तरोत्तर पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। ठीक है बच्चों, और अब चलते हैं इस प्रश्न की
चौथी स्थिति, और चौथी स्थिति हमको दे रखी है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। हमें क्या करना है, एक कुएं की खुदाई करनी है। ठीक है, कुएं की खुदाई करेंगे तो जो खुदाई में जो लागत आएगी, है ना, जो खर्चा लगेगा, उसकी हमको एक पोजीशन, एक स्थिति तैयार करनी है। क्या लिखा है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यानी जो पहला 1 मीटर की जब खुदाई करेंगे तो उसकी जो लागत आएगी वो होगी 150 रुपये, और बाद में प्रत्येक मीटर की जो खुदाई की जो लागत आएगी वो 50 रुपये बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी पहला मीटर की जब खुदाई करेंगे, प्रथम 1 मीटर की खुदाई करेंगे तो शुरुआती जो कॉस्ट लागत होगी वो 150 रुपये होगी। उसके बाद में हर मीटर की खुदाई पर हमको 50-50 रुपये एक्स्ट्रा मिलते रहेंगे। तो इस पोजीशन को अपन लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा प्रथम 1 मीटर खुदाई की लागत, प्रथम 1 मीटर खुदाई की लागत। पहले 1 मीटर के लिए जो खुदाई की जो लागत होगी उसे हम मानेंगे ये A1, पहला पद हो गया। तो A1 हमको मिला यहाँ पे 150 रुपये। पहले मीटर के लिए जो खुदाई की लागत है वो 150 रुपये। अब अपन निकालेंगे 2 मीटर की खुदाई। अपन ने लिखा 2 मीटर खुदाई की लागत। 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, तो 2 मीटर खुदाई की लागत हमको निकालनी है। तो हमने लिखा यहाँ पे A2, मतलब अब 2 मीटर खुदाई होगी तो 2 मीटर में से जो पहला मीटर होगा उसकी लागत तो 150 ही रहेगी। तो बाद में जो अतिरिक्त 1 मीटर है उसकी लागत कितनी है, 50 रुपये। हमने यहाँ पे लिखा 50 रुपये। टोटल जो लागत हो गई वो हो गई 200 रुपये। कितनी हो गई, 200 रुपये। इसी तरह हम क्या करेंगे, 3 मीटर खुदाई की लागत निकालेंगे। तो 3 मीटर खुदाई की लागत, 3 मीटर खुदाई की जो लागत मिलेगी इसको अपन A3, और अब 3 में से पहला जो मीटर होगा उसकी जो लागत तो 150 रुपये होगी। उसके बाद में दूसरे मीटर के लिए जो लागत है वो 50 रुपये, और तीसरे मीटर के लिए जो लागत है वो भी 50 रुपये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अतिरिक्त मीटर के लिए खुदाई की जो लागत होगी वो 50 रुपये रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 150, 50 और 50 जब तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 250 रुपये कुल लागत हो जाएगी। 3 मीटर खुदाई की कुल लागत 250 रुपये। इसी तरह हम क्या करेंगे, 4 मीटर खुदाई की लागत, 4 मीटर खुदाई की लागत, 4 मीटर खुदाई की लागत निकालेंगे तो इसको A4, यानी पहला जो मीटर होगा उसकी लागत 150 रुपये, और दूसरे मीटर के लिए लागत हो गई 50, तीसरे मीटर के लिए लागत हो गई 50, और चौथे मीटर के लिए भी लागत हो गई 50 रुपये। ठीक है, तो टोटल जो 4 मीटर खुदाई की जो लागत हो गई वो हो गई 300 रुपये। इस प्रकार हमें संख्याओं की एक सूची मिली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं की सूची। हमने यहाँ पे लिखा संख्याओं की सूची। ठीक है, अब वो सूची हमें क्या मिली, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है सूची। सबसे पहले 150 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर 250 रुपये, और फिर 300 रुपये। तो ये हमें एक सूची मिली। अब हमें देखना है कि ये सूची AP है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 200 में से 150 को घटाना है, फिर 250 में से 200 को घटाना है, फिर 300 में से 250 को घटाना है। ठीक है, और तीनों का अगर डिफरेंस समान आ रहा है तो इसका मतलब ये सूची है जो AP यानी समांतर श्रेणी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे पहले दूसरा पद यानी 200 में से 150 घटाते हैं। तो हमने यहाँ लिखा 200 माइनस 150। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 50 रुपये का। इसी तरह हम क्या करेंगे, 250 में से 200 को घटाएंगे तो भी हमको 50 ही डिफरेंस मिल रहा है। और तीसरी में 300 में से हम क्या करेंगे, 250 को हम घटाएंगे तो भी हमको डिफरेंस 50 रुपये का मिला। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हम यहाँ पे देखते हैं कि तीनों उत्तरोत्तर पदों के बीच का जो अंतर है
वो हमें क्या मिल रहा है, 50 रुपये, यानी बराबर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति को क्या कर सकते हैं, अतः इस स्थिति को समांतर श्रेणी मतलब एपी में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके सभी उत्तरोत्तर पदों का जो बीच का अंतर है वो समान है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1, स्थिति को समांतर श्रेणी में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, को समांतर श्रेणी में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, हमने किस प्रकार इन क्वेश्चन को किया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 5.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।